चलिए, कौन सा चैप्टर है बाबू? जलवायु। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 है ना। तो पार्ट 3 यानी 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज चौथा पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे बाबू? पार्ट 4 ना हो जाएगा। चलिए, तो ध्यान से देखना है। टॉपिक लिखो सभी लोग। दक्षिण पश्चिम मानसून। स्टार में क्या लिखेंगे हम लोग? दक्षिण पश्चिमी कर दो मानसून की ऋतु, यानी कि वर्षा ऋतु। कौन सा ऋतु बोलेंगे? वर्षा ऋतु। चलिए, चले आगे। सबने हेडिंग लगा, स्टार्ट देखिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु या फिर वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु टेबल में एकदम ठीक है। चलिए, जो भी पिछले क्लास में नहीं आए थे वो पिछला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाला वीडियो जरूर देख लें यूट्यूब से। क्लियर है ना? कौन सा चैनल में? जेपी साइंस एंड आर्ट्स एकेडमी। ठीक है, सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा अभी तत्काल में। ठीक है, हाँ सच में। हाँ, तो जो एब्सेंट कारण मेकअप हो गया ना, तो थैंक यू लिखे आप। हम लिखे हैं कुछ कमेंट। हाँ, कि सर आप सारा सब्जेक्ट बहुत अच्छा करते हैं। वाह, थैंक यू। तो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, इससे एनर्जी मिलता है। और लाइक तो एकदम करना है। सब्सक्राइब सबसे पहले करना। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी बजा रहता है, बजा रहता है नहीं? और क्या करना है? टिप देना है। तो क्या होगा दोस्तों? नोटिफिकेशन आते रहे। जितना हम डालेंगे वीडियो सबसे पहले तुम ही लोग के पास जाएगा। हाँ, आता है, तुरंत आता है। यूट्यूब फैमिली आप लोग के पास भी जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सब समझ गया? आप लोग भी ललका बटन मत दबाइए। ठीक, जरूर से। देखिए, बच्चा लोग भी कह रहा है, एकदम ध्यान से जो भी देख रहे हैं प्यार मोहब्बत से सब्सक्राइब को टिप दीजिएगा और बेल आइकन जो बटन वहाँ दबा दीजिएगा। और बाद लाइक वाला भी छू दीजिएगा। अरे वो शेयर रहता है त्रिशूल जैसा, किसके जैसा? वहाँ जाइएगा और मन करेगा चलो सहेलियां पास भेजना है या सहेलियां पास। क्लियर ना आता? चले आगे चले। देखो, वर्षा ऋतु बाबू, वर्षा ऋतु आने की बात जब होगी प्रीति, वर्षा ऋतु आने की बात होगी तो आपको बोल देना डायरेक्ट कि दक्षिण और पश्चिम मानसून। बोले तो दक्षिण और पश्चिम की दिशा से जो मानसून उठता है, जिसके वजह से क्या आता है? बारिश आता है। क्या आता है बाबू? मई के महीने में। कौन सा मंथ में? मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से आने वाली, हिंद महासागर कहाँ आप समझ में आ रहा है ना सबको? देखिए, दक्षिणी क्षेत्र में है, निचला क्षेत्र में बाबू। वर्ल्ड मैप भी देख सकते हैं आप, इंडिया का मैप भी देख सकते हैं। वही बोला, हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती है। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बोला, भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ
पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती है। आर्द्रता मतलब मॉइस्चराइजर मतलब कि उसमें नमी होना चाहिए, पानी का अंश होना चाहिए, है ना। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है, इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। पॉइंट बना के सभी लोग लिखो, लिखिए, एरो लिख के डैश देके घैंस दीजिए, डैश देके घैंस दीजिए। अब लिखिए भूमध्य रेखीय, कौन सा रेखीय बाबू? भूमध्य रेखीय, है ना। अच्छा से लिख देते हैं, दिख रहा है आप लोग को साफ साफ? हाँ बस, तब टेंशन नहीं। भूमध्य, हाँ रेखीय गर्म समुद्री धाराओं मतलब पानी का धारा है वो के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवने अपने साथ पर्याप्त क्या मात्रा में आर्द्रता, सॉरी गलत लिख दिया क्या, समुद्री मध्य रेखा, हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर्याप्त मात्रा में क्या आर्द्रता लाती है। चलो अगला पॉइंट फिर लिखिए। तबीयत खराब होगी क्या बाबू? गर्म पानी पीना, ठीक? गर्म पानी नहीं पीने को कहते हैं। अच्छा, पीते हैं तो लगता है कि कुछ पिए ही नहीं। को पार और तीता खाने के बाद तो गर्म पानी और नहीं पीने मन करता है करके। अच्छा, आप लोग को जो मन है वही पानी पीजिए करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है, इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें दक्षिण पश्चिमी, हाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है ना। ठीक है, चलिए शानदार तरीके से सभी लोग नोट डाउन कीजिए। चले आगे। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है बाबू। वर्षा क्या हो जाती है? वर्षा ऋतु किसके द्वारा आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, याद रखिएगा। और बारिश आना शुरू हो जाता है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रस्फोट डायरेक्ट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है।
मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। ज्यों ही ये पौने स्थल पर पहुंचती है, हवा किधर की ओर बह के आती है? स्थल यानी जमीन तरफ, है ना। उच्चावच और उच्च उत्तर पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न वायु दाब इनकी दक्षिण पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं। भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में पहुंचती है, पहला अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। कोई दिक्कत? चलो लिखो पॉइंट बना के। देखिए भूखंड में, लिखिए भूखंड में शाखाओं की संख्या, भूखंड में शाखाओं की संख्या लिख लिए सभी लोग? क्या लिखें? भूखंड में शाखाओं की संख्या लिखो 2। कितने हैं बाबू? 2। पहला अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर। अरब सागर की शाखा, हाँ। और दूसरा क्या होगा? बंगाल। वेरी गुड, बंगाल की खाड़ी की शाखा। कोई दिक्कत? चलिए पहला हेडिंग लगा लेंगे आप लोग, इसका हेडिंग लगाइए शानदार रूप से, ठीक है। किसका? पहला का पहला आप लोग लगा लेंगे सभी लोग। अरब सागर की शाखा कर दी है, अरब सागर की मानसून पवने कर दो। क्या हेडिंग लगा देंगे? अरब सागर की मानसून पवने लिख लेंगे। मानसून पवने, चलो हेडिंग लगा छोड़ दीजिए। चलिए अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवने आगे 3 शाखाओं में बढ़ जाती। कितने ब्रांचेस में बढ़ जाती है बाबू? 3। पहला क्या है? इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। कौन सा घाट रोकते हैं बाबू? पश्चिमी घाट। ये पवने पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से कितने से 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। अतः ये पवने तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती है। वहाँ बहुत मतलब वर्षा का कितना मीटर होता है वहाँ सेंटीमीटर? 250 से 400 सेंटीमीटर, है ना। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवने नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। कोझिकोड, मंगलोर, पुणे कहाँ? मुंबई में, और बंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उन्हें अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। इस तरह का बताया गया चित्र 4.2 में। देखो चित्र को आप लोग देखिए ध्यान से, ठीक है। तो चित्र में क्या क्या बताया बाबू? देखिए वर्षा होने वाला क्षेत्र जो डैश डैश डॉट डॉट नहीं दिख रहा है, वो वर्षा वाला क्षेत्र है। ध्यान से देखिए और आप लोग भी देखिए, ठीक है। हाँ अगला टॉपिक क्या है? दूसरा नंबर। हाँ आप कर सकते हैं कि देखिए इससे आपका पता चलेगा ना किन क्षेत्रों में वर्षा होती है ना। तो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण साइड ही हुआ आपका, है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, या दक्षिण उत्तर दोनों तरफ जैसे बोलना है। तो साउथ मतलब दक्षिण, क्या होता है? तो यहाँ दक्षिण और पश्चिम, तो पश्चिमी हुआ। इन क्षेत्रों से क्या मानसून का आगमन होता है? कहाँ पर? भारत में। क्लियर है? और वर्षा का शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या बोला? अधिक वर्षा यहाँ होता है कि नहीं, अपना भारत का हम लोग बात कर रहे हैं ना, ऑल ओवर वर्ल्ड का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत के मानचित्र में भारत में कैसे एंट्री करता है? हम लोग भारत में रहने वाले हैं, हम लोग झारखंड राज्य में रहते हैं, अलग बात है। झारखंड में कहाँ रहते हैं? कौन सा जिला में? हजारीबाग में। कहाँ भी पढ़ रहे हैं आप लोग? हजारीबाग में। तो इसका टॉपिक अभी क्या था? अरब, देखिए क्या लिखे आप लोग? अरब सागर की मानसून, यानी अरब सागर वाला क्षेत्र इधर ना बाबू। अब यहाँ देखो ध्यान से, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी,
और हिंद महासागर। तो आपका टॉपिक है जब अरब सागर, तो भाई जितना भी वर्षा का उत्पन्न होगा इधर से ना होगा, मानसून आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चले। तो यहाँ एक चीज और आप लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, कि सबसे शुरू में देखो ब्लैक है, ब्लैक डबल बॉक्स बना हुआ, इसमें 400 से अधिक, 400 से अधिक क्या होती है? वर्षा होती है। सबसे ज्यादा करिया जहाँ है, काला देख रहे हो, यहाँ है बाबू, थोड़ा सा यहाँ है, और आप ध्यान से देखो और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो लमसम 400 से भी अधिक वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। थोड़ा सा इस तरह लाइट डार्क ग्रे है, दिख रहा है ग्रे? तो ये वाला है जिसमें झारखंड भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 200 से 400 सेंटीमीटर होता है वर्षा, ठीक है, सेंटीमीटर में नापा जाता है। फिर थोड़ा सा और ब्लर है, ग्रे है लेकिन थोड़ा सा ब्लर है, ये वाला, ठीक है। 2-3 कैटेगरीज है बाबू, ई वाला, ठीक है। अब ई वाला आपका कौन मिलेगा? देखिए ई वाला है, थोड़ा सा लाइट है, ठीक है। उसके बाद पूरा लाइट है आपका ई वाला लास्ट। तो देखो 100 से कितना है? 200 सेंटीमीटर। फिर पूरा एकदम लाइट वाला है, वो आपका कितना है? 60 से 100। और इस तरह का खींचल है पूरा, यहाँ देखो ये सब क्या है? एकदम बारिश ओपन करेगा, बह जाएगा। जो गुजरात से राजस्थान वाला एरिया है, देख रहे हो, है ना? बारिश नहीं होता, निझाइल जगह है, निझाइल जगह समझते हो, बालू वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब देखो और इस तरह का डैश है, देख लिए हम लोग, ये देख लिए थे। ई वाला देखो, ई वाला है आपका, ई वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ है और कम होता है, दयनीय स्थिति। अरे बिंदा बूंदी वाला तो कहानी खत्म। देखो 0 से 20 यहाँ पानी लगता है, एकदम रखना बड़ा मुश्किल। राजस्थान का सबसे साइड एरिया जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, देखिए दिख रहा है? पाकिस्तान है पागल, देखो मतलब है, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का एरिया टच है कि नहीं, इसलिए पानी का व्यवस्था वहाँ देखिएगा सुराही में बड़ा सुरक्षित रूप से रखा जाता है, तो भाप बन के उड़ ना जाए, ठीक है। चले आगे। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है। कौन सा मैदान में? गंगा के मैदान में। और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी किधर है बाबू? आपका इस क्षेत्र में है, तो इधर से भी तो मानसून उठता होगा, ठीक है, तो मिल जाती है। इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र, प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहां से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा कहाँ है देख रहे हो मानचित्र में बाबू, में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवने, अभी तो अरब सागर कर लिए, अब किधर समझना है हम लोग को ध्यान से? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर उधर देख लिए मानसून उठ रहा है, अब हम लोग बंगाल की खाड़ी इधर की बात करेंगे, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार किधर आप लोग जानते करते हैं, लटका इधर, मतलब यहाँ भारत में लटका हुआ दिख रहा है लेकिन यहाँ पूरा दिखेगा, देखिए, है ना। चलिए, तो ये बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट, म्यांमार का तट मतलब म्यांमार का किनारा क्षेत्र है ना वो, दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियां इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रवेश करती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापयुक्त निम्न दाब के प्रभावाधीन दो भागों में बंट जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है, उत्तर ब्रह्मपुत्र की ओर बढ़ती है। यह शाखा वहां विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उप शाखा मेघालय में स्थित
गारो क्या कौन सा जगह है? गारो क्या है? पहाड़ी का नाम है, पहाड़ का नाम है गारो। और एक खांसी, ठीक है, खांसी भी एक पहाड़ का नाम। बोले हैं सर अभी खांस रहे तो कोई पहाड़ का मतलब होता? नहीं, नाम, ठीक है। काशी ना सर? खांसी, खांसी, ठीक अरे है। काशी भी एक नाम है। काशी तो एक अलग यहाँ है उत्तर प्रदेश में। काशी देखिए बोला गया खांसी की पहाड़ियों से टकराती है। खांसी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मौसिन राम, बताया था सबसे ज्यादा वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला जगह कौन है बाबू? मौसिन राम या फिर चेरापूंजी। तो अब चेरापूंजी हट के कौन हो गया है? मौसिन राम। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। 2 पॉइंट निकला बाबू, एक तमिलनाडु वाला और एक दक्षिण पश्चिम मानसून जो अरब सागर से उठता है ना। मानसून के निर्वर्तन लिखवाए थे ना कल, निर्वर्तन की ऋतु, निर्वर्तन बताए थे ना कल या परसों लिखवाए थे। पार्ट 2 में आप लोग पढ़ेंगे, पार्ट 3 में, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निर्वर्तन की ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है बाबू। इधर का मानसून अरब सागर लग क्या होने लगता है? कमजोर पड़ने लगता है। कमजोर मतलब उतना मानसून में दम रहता है क्या? नहीं। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के आरंभ मतलब शुरुआत, आरंभ मतलब शुरुआत, तो ही बोला अक्टूबर के शुरुआत में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। कहाँ? कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायु दाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट चुका होता है। मानसून के निर्वर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है। आकाश मतलब क्या हो जाता है? वो धीरे धीरे फ्रेश हो जाता है जब ठंडा आने लगता है, समझ रहे हो? आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। इसमें कोई समझने में दिक्कत इस वर्ड में? जमीन में अभी भी नमी होती है। नमी मतलब मॉइस्चराइजर अंग्रेजी में है ना, क्योंकि उसमें आर्द्रता होती है, पानी का अंश होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। कार्तिक मतलब छठ पूजा, याद आ रहा है कुछ? अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान धीरे धीरे क्या होने लगता है? गिरने लगता है, जिसकी वजह से क्या आता है? सच बताओ, ठंडा आता है। क्या आता है बाबू? तापमान बढ़ना मतलब गर्मी, तापमान घटना मतलब ठंडा। तो तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। उत्तरी भारत मतलब देख रहे हैं इधर, यह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? उत्तरी भारत। झारखंड भी थोड़ा टच करता है, ठीक है। वही बोला कि देखी जाती है। मानसून के निर्वर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्षा के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। कौन कौन मंथ? अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्गों से है, जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। तूफान उधर चलता है ना बाबू। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। चक्रवात से क्या आती है? आपदा। आपदा किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? आपदा। जो अनवांटेड है, अनप्लानिंग है, प्राकृतिक रूप से इसे ज्वालामुखी उठ गया, तो यहाँ तूफान चक्रवात को बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है?
कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं वायुदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। यानी अरब सागर में उठते हैं क्या? नहीं। भारत की परंपरागत ऋतुएं सुने होंगे, आषाढ़, चैत, बैसाख, आषाढ़, सावन, ये सब सुने हो, है ना? देखो चैत से शुरू होता है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक। बस सावन सर वहीं पर लिखा है ये सब। हाँ बस सावन और कार्तिक समझ में आता है क्योंकि सावन में समय होता है। हाँ, इसी वजह से हम लोग जनरली याद नहीं किए, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदी के रूप में यही होता है ना? वो सब पूरा जानते हैं। कुछ हम लोग भी, जैसे होली को जान जाते हैं कि फगुआ आ गया, गानों गाया था, तुमने सुना था ना, फगुआ बीती गेल, इस तरह का गाना आता है ना। खैर कोई नहीं। माघ पूस बीत गेल, फगुआ बीती गेल, सुनते गाना सुनते। माघ और अभी पूस, अभी माघ चल रहा है सर, पूस चल रहा है सर, अभी पूस चल रहा है। माघ पूस बीत गेल, अब फगुआ भी बीतेगा। फगुआ कुछ दिन बाद आएगा। देखो पोष नवंबर और दिसंबर में आता है। देखो माघ और पोष, पूष को हम लोग पौष और हिंदी पुष्प नहीं पौष, जिसको हम लोग थेथर में पूष बोलते हैं। माघ पूष हम लोग बोलते हैं, और माघ को यहाँ मार्ग शीर्ष बोला जाता है। शीर्ष फाल्गुन बोलते हैं। फाल्गुन को क्या बोलते हैं? होली को फाल्गुन बोलते हैं हम लोग। खैर कोई नहीं, चलो पढ़ते हैं, समझते हैं। भारत की परंपरागत ऋतुएं समझ में आ गया। भारतीय परंपरा के अनुसार वही चैत बैसाख वाला। परंपरा के अनुसार वर्षा को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। याद रखना, भारत की परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक, 2 मासिक मतलब 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। एक जो हम लोग मानते हैं ना जनवरी, वो एक जनवरी अकेले एक चैत नहीं है, मतलब जनवरी मान लीजिए माघ नहीं है, तो दोनों महीना को मिक्स करके रखता है। जिसने समझे, आपका चैत बैसाख हो गया, मार्च अप्रैल आधा आधा, समझिएगा। चैत बैसाख मार्च अप्रैल आधा आधा मर्ज करेगा। जेठ आषाढ़ आ गया तो आधा आधा मई जून का रहेगा, मतलब 2 महीने को टच करता है, जो हम लोग अंग्रेजी वाला जनवरी फरवरी जानते हैं ना। चलो, उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती है क्या? नहीं, जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है, ऋतुओं में थोड़ा सा भिन्नता मतलब अलग अलग डिफरेंसेस पाई जाती हैं। वर्षा का वितरण कैसे बढ़ता है? वर्षा मतलब पानी है ना। वर्षा भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है। कितना है? 125। जल्दी लिखो। भारत में औसत क्या? वार्षिक वर्षा, वार्षिक मतलब समझते हो? साल में वर्षा लगभग बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, 125 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो? लिख लिए सभी लोग? चलिए समझेंगे। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन है देखेंगे ध्यान से। अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। फिर से सुनिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्र। तो बोला गया अधिक वर्षा पश्चिमी तट, है ना। कौन सा तट बोलो? पश्चिमी तट। दिमाग में जो आया आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पश्चिमी किनारा। कौन सा किनारा? पश्चिमी किनारा, लमसम, ठीक है। फिर बोला गया आपको पश्चिमी घाट,
जो घाट बना होगा उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। मतलब एवरेज पूरा भारत का वर्षा कितना है 125 सेंटीमीटर, लेकिन कहीं ज्यादा भी होता होगा, कहीं कम होता होगा। जिससे कमाए समझते हैं पैसा। तो बिजनेसमैन का कभी समोसा वाला सामने वाला छोड़ो, दुनियादारी है ना। मान लो एक दिन में वो 5,000 कमाया, कभी वो 2,000 कमाया। गुपचुप वाले में कभी तुम लोग खेबे करती है, खास करके लड़का भी खाता है, ऐसा नहीं है। तो गुपचुप मान लो एक दिन में वो 2,000 का बेचा, ऐसा थोड़ी कल 2,000 बेचिए लेगा। हो सके कल 3,000 का बेचेगा, हो सके 200 बेचेगा। तो एक एवरेज डेली जैसे हम लोग 300 दिन होता है ना कमाए, 300 दिन को एक डिवाइड कीजिएगा, 30 जितना कमाए उसको आप 30 दिन से डिवाइड कीजिए, तो उसका आप एक एवरेज इनकम एक दिन का मिला। जैसे आपका सैलरी 30,000 है, मंथली कितना बाबू 30,000, तो एक दिन का एवरेज कितना हो कमाए 1,000। तो इसी तरह यहाँ साल भर में पूरा बारिश होता है, कहीं 200 सेंटीमीटर होता है, कहीं 50 सेंटीमीटर होता है, कहीं 150 होता है, कहीं 200 होता है, कहीं 175 भी हो रहा है, कहीं 125 भी हो रहा है। तो सबसे ज्यादा एवरेज काटा गया साल भर में तो 125 निकला। लेकिन सबसे अधिक कहाँ हो रहा है पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और बोलो उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व के क्षेत्र में भी, उप हिमालयी क्षेत्र में भी तथा मेघालय की पहाड़ियों पर भी होती है वर्षा अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में वैसे वर्षा ज्यादा होता है। सही बात है कि नहीं। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है ना। खासी और जयंतिया पहाड़ का नाम है बाबू, जो लमसम 100 सेंटीमीटर से थोड़ा ऊपर होता है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। क्या होती है कम। कहाँ कहाँ बाबू फिर से बोलो, ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों, उसी के अगल बगल की पहाड़ियां। मध्यम वर्षा के क्षेत्र, जैसा सबसे ज्यादा अधिक हो गया 200 वाला, अब मध्यम मतलब एवरेज 100 से 200 के बीच वाला क्या बोलेंगे हम लोग मध्यम, न समझे। उससे अधिक वर्षा को क्या कहेंगे 200 सेंटीमीटर से अधिक। मध्यम मतलब 100 से 200, और न्यून वर्षा क्या हो गया 50 से 100। लिख लो इसको, पॉइंट बना के लिखो। किस तरह लिखेंगे, सबसे अधिक, सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा कितना कहलाता है 2 सेंटीमीटर से अधिक ना हो। फिर बोला मध्यम वर्षा, मध्यम वर्षा 100 से कितना 200 के बीच में सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। अगला बोला तीसरा कौन है बाबू न्यूनतम ना, न्यून वर्षा कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। चलो इसको एकदम याद करने के लिए लिख लीजिएगा। तो मध्य वर्षा के क्षेत्र कौन कौन है बाबू, गुजरात के दक्षिणी भाग है ना। गुजरात जो भाग है बाबू पूरी गुजरात देख रही हो, देख रहे हैं बाबू लोग। जो गुजराती है तो दक्षिण भाग ही हुआ दक्षिण, इसमें अब गुजरात का मानचित्र मायने में आना चाहिए हम लोग का। अब इसका ईस्टर्न भाग ही हुआ, पश्चिम भाग इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर, समझ रहा है कुछ। चलिए तो बोला गया कि दक्षिण गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, नाम अभी है ना बाबू, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम डायरेक्ट लिख दिए वहां। न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। फिर बोला है अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र। अपर्याप्त मतलब वहां पानी बरस में नहीं करता है, पानी कहाँ से रहेगा। तो बोला प्रायद्वीप के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। उसे क्या कहते हैं? अपर्याप्त वर्षा। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपर्याप्त वर्षा। लिख लो, अपर्याप्त वर्षा। कितना से कितना? 0 से 50, ये ना होगा के बीच। 0 से नीचे कहाँ जाएगा बताओ? माइनस में जाएगा। वर्षा लिखो। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। मानचित्र का अवलोकन करते हुए वर्षा के प्रारूप पहचानिए। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले कर लिए थे। वर्षा करने के बाद बरस रहा था, नहीं बोले? सबसे कम इधर हो रहा है, सबसे ज्यादा उधर हो रहा है ना। मानसून वह धुरी है जिस पर समतल भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। सही बात है कि गलत? दूसरा बोला हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है मानसून जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। चौथा पॉइंट है बाबू वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। पांचवा है भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। छठा बोला मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। मृदा अपरदन समझ रहे? मिट्टी की कटाई, उसे क्या कहेंगे हम लोग? मृदा अपरदन। सातवां है बाबू उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। आठवां है बाबू भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विविधता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। भूमंडलीय तापमान, क्या लास्ट टॉपिक है? भूमंडलीय तापमान, धरती का तापमान। ध्यान सुनिए, खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सही बात है कि नहीं? परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कल छोटा थे आप लोग, बड़े हो गए कि नहीं? ये प्रकृति का नियम है। कल जो किसी और का था आज किसी और का है, और जो आज किसी और का है कल किसी और का होगा। सही बात है कि नहीं? अभी आपके माता पिता के धन संपत्ति आपके दादाजी का था, अभी उनको मिला है। आप जन्म अवतार धरती में तो क्या कहना है? तो मतलब यहाँ हम लोग मौसम पर आ रहे हैं, तो कभी नहीं बोले मौसम की तरह बदलना जाना, गाना सुने हमने। तो बात भी सही है। कभी अभी देखो लक्षण कैसा हो जाता है मौसम में, नहीं समझे? कभी मौसम हम लोग को पूरा बारिश मारे लगे, पानी उनी पूरा, कभी धूप कर देता है, बदतमीज मौसम। रावण को तुम लोग अभी डुबा मोराया है, जला उला थोड़ी मोराया था। हम लोग बनाए थे जला। दुर्गा पूजा में लमसम जला था, लेकिन इतना बारिश की कोई आदमी दुर्गा पूजा में घूम नहीं पा रहा था। बात सही है कि नहीं? तो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो हो रहा है होने दो। ठीक है, आगे चलते हैं। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर है। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। पृथ्वी के मैक्सिमम भाग किससे ढका हुआ था? बर्फ से। किससे ढका हुआ था? आगे बोला आपने भूमंडलीय तापमान पर वाद विवाद सुना अथवा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापमान के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसी मानवीय
क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने हरित गृह प्रभाव के बारे में भी सुना होगा। विश्व के तापमान में काफी वृद्धि हो रही है, सही बात है कि नहीं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, है ना। फिर बोला मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, मनुष्यों के द्वारा। ज्यादातर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कि छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, और क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और लक्षण खराब, ये पेड़ हम लोग लगाते नहीं और क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं। वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस से कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती है, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसका तापमान, पृथ्वी का, है ना। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, अब नहीं करेंगे सर तो आना जाना कैसे करेंगे। तब इलेक्ट्रिकल व्हीकल निकल रहे हैं, ईवी, है ना। ईवी का फुल फॉर्म समझ रहे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, यानी जो बैटरी से चलने वाला है ना, बैटरी वाला, उससे कम पोल्यूशन उत्पन्न होता है। तो आजकल धीरे धीरे डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग को पोल्यूशन को भी कंट्रोल में लाना है, सही बात है कि नहीं। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री सेल्सियस। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमालयों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना, और प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 डिग्री सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। यानी कि एक अनुमानता है 21वीं शताब्दी में अभी कितना ऊंचा हो गया होगा, लमसम 48 डिग्री सेंटीमीटर, है ना। आगे बोला इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी, सही बात है ना। मलेरिया देखते हो, टाइफाइड, मलेरिया ये सब फैलता है ना। अगर गलती से मलेरिया है तो टाइफाइड डेफिनेटली, है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री बीमारी। मादा एनोफिलीज के मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। आगे बोलता है कि साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जल सिक्त और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और परितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। चैप्टर समाप्त, है ना। तो जो बच्चे कल नहीं आए थे, जो बच्चे परसों नहीं आए थे, जो बच्चे तरसों नहीं आए थे, समझ रहे हो, तो वो बच्चों को जेपी साइंस एंड आर्ट्स एकेडमी में चैप्टर 4 जलवायु सर्च करना है और वीडियो को विस्तार से देखना है, ठीक है। रहने दे आज यहीं तक, चलिए।